فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما 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 رب زدني زدني علما رب 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 علما رب زدني 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 رب زدني علما 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 कौन कौन सबसे जो है वो रेडी है नेक्स्ट डिस्कशन में जाने के लिए? जी, कौन कौन रेडी है? अनाया रेडी है और इब्राहिम रेडी है। मैं भी रेडी हूँ। तो ये हम जाते हैं। एक एक मुज़ैफा भी रेडी। ठीक हो बायोलॉजी में। और आज ये हमें कहाँ पर लेके जाता है? Diversity and classification. So get ready to join the pin 627
67344 1 और ये मैं आपको मैसेज भी कर दिया है चैट। अच्छा, अपने अपने नाम से आए, ये दोबारा यू का इस्तेमाल किया है क्योंकि आज से जो है हमारा प्रॉपर जो बहुत रिजल्ट्स हैं वो आपके मैटर करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे विनर्स हुआ करेंगे तो उसके लिए मुझे नाम पता होना जरूरी है, इसलिए सारे प्यारे बच्चे अपने अपने नामों से एंटर हों। मैं आपको फिर टिप बता रही हूँ, एक बड़ी अच्छी और बड़ी अहम टिप, कि जल्दी करने की टेंशन नहीं लेनी। आपका सारा फोकस ठीक चूज करने पे होना चाहिए। ठीक है, जो ठीक सोच के ठीक चूज कर रहा है ना, वो 40 क्वेश्चंस के बाद बेहतर उसका मुमकिन होता है कि वो ऊपर आ जाए। तो इसलिए ठीक आपने चूज करना है, इसके ऊपर कोशिश करनी है। चंद सेकंड से ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना कि रिजल्ट्स वो, मुझे रिजल्ट कहूत का पोडियम नहीं बताएगा। मुझे असल रिजल्ट जो है वो, जो आपका ग्राफ बनता है कि कितनों ने कौन सा आंसर ऑप्ट आउट किया, वो बताएगा। जी, सुमैया, सालिहा, फारिया, अनाया, इब्राहिम, साकिब, नाइक, हुजैफा, आयजा, माज, इस्माइल और ए बी डी के नाम से कौन है? मैं। ए बी। तो बच्चे हमारे पास अभी 10 आ चुके हैं। जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। आज नई नई डिस्कशन है, नई नई बातें हैं, नई नई चीजें इंशाल्लाह सीखेंगे। जहाँ पे आपको कोई बात ना समझ आई, कोई मसला नहीं। ऐसा बच्चों, हमारा ये पूरा जो तरीकेकार है ना, वो इंशाल्लाह इस तरह चलेगा कि हम एक दिन पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे, अगले दिन उस उन्हीं चीजों को थोड़ा और डीपली देखेंगे, उससे अगले दिन और डीपली देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश होगी मैं आपका लेवल बढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी और प्रॉब्लम ना आए चीज को समझने में। इसलिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक दिन अगर बात नहीं समझ आएगी, दूसरे दिन आ जाएगी, तीसरे दिन आ जाएगी, तो चौथे दिन जब हम एग्जिट टिकट लेने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जो चीज ना समझ आए, जो पॉइंट ना समझ आए, जो क्वेश्चन ना समझ आए, जरूर जो है आप पूछ लें, उसको क्लियर कर लें। हमारे पार्टिसिपेंट्स में इजाफा हुआ है। फातेह आए हैं मजीद, और मेरा ख्याल है अनजा आई हैं। हम उनका भी इंतजार कर लेते हैं कि वो भी ज्वाइन कर लें। 627341 जो नए आए हैं वो पिन पॉइंट कर लें। 627341। कोशिश करो बच्चों ये पूरे 10 बजे रेडी। आज 9 बच्चे माशाल्लाह पूरे टाइम पे मौजूद थे। और चलें, हम फिर भी ये कोशिश होगी कि सब साथ लेके चलें, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास छोटी सी फातिमा है, तो वो जो है ना अलार्म बजा देती है टाइम पे, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया। ठीक हो गया? तो चलें जी, फटाफट आ जाएं। ठीक हो गया, फाते रह गए हैं। 627341 फाते भी आ गए। चलो ठीक है जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि ये इल्म चूंकि हमसे लिंक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म से लिंक है, उससे लिंक है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो इंशाल्लाह उसको समझने और उसको कोशिश करने में बहुत मजा भी आएगा। और अल्लाह ताला भी खुश हो रहे होंगे कि ये मेरी बनाई चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स हैव डिस्कशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम डोमेन्स टू स्पीशीज। जी, बायोडाइवर्सिटी, ये लफ्ज पिछले हफ्ते भी मैंने कई दफा इस्तेमाल किया था, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, बायो में
जल्दी जल्दी बताते हैं। बायो मीन life, लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स flower, डाइवर्स, नहीं, डाइवर्स होना यानी कि बहुत ज्यादा टाइप्स होना, बहुत किसी चीज का फैला होना, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी, ये जो लाइफ का पूरी दुनिया में फैला होना है, इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन क्या था, क्विक क्लासिफिकेशन, that क्लासिफाई, classify everything in their groups. ओके, ग्रुपिंग करना, नेमिंग देना, उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना। सो लेट्स एक्सप्लोर लाइफ्स वैरायटी, हाउ साइंटिस्ट सॉर्ट इट ऑल आउट। सो लेट्स सी what is biodiversity. Variety of organisms in an area. अच्छा, वैरायटी होती है या बस कोई स्पेसिफिक किस्म के होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और कोई आपको नहीं लगता कि ज्यादा कोई वैरायटी एग्जिस्ट करती है? ज्यादा varieties exist करती है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तकरीबन आपको पता है 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अभी तक साइंटिस्ट ने यानी ढूंढ के कोई नाम शाम दे दिया है, उनको नेमिंग कर दिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दिया है, और स्टिल इट इज गोइंग ऑन, डिस्कवरीज जो है वो दे आर गोइंग ऑन। तो ये अपने measured by kinds and their variation, वो कितनी वैरायटी के हैं, वो कितनी किस्म के हैं, कितनी काइंड्स के हैं, और कहाँ पे ज्यादा होते हैं, कहाँ पे कम। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? क्वेश्चन, आपने वर्ड 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 देखा ना, एक ग्लोब होता है ना, सबसे ऊपर पोल्स होते हैं, टॉप पे और नीचे, बताओ वो सबसे ठंडे इलाके होते हैं या गर्म? सबसे ठंडे। सबसे ठंडे। तो उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल, उन्हें कहते हैं पोलर रीजन्स। बाकी जो उसके दरमियान में है वो कहलाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। अब आपको क्या लगता है कि लाइफ ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होगी या पोलर रीजन्स? पोल्स पे ज्यादा होगी या ट्रॉपिक्स पे? ट्रॉपिक। ठीक है, हायर इन ट्रॉपिक्स देन पोल्स, क्योंकि पोल्स पे तो इतनी ठंड है कि लाइफ की एग्जिस्टेंस ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो it is higher in tropics than poles. बायोडाइवर्सिटी क्यों मैटर करती है? इतनी ज्यादा वैरायटी, इतना कुछ अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? क्या लगता है आपको? Stabilize ecosystem. कैसे, मसलन कैसे स्टेबलाइज होगा? इतनी बड़ी डाइवर्स किस्म की लाइफ को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसका कुछ फायदा भी होता है? इतनी डाइवर्सिटी जो है वो क्या है? देखो, असल में यहाँ पर चलो एक इससे हम शॉर्ट एक आपको क्लू देते हैं। दुनिया में इंसान ने हेड किसको बनाया? दुनिया में हेड किसको बनाया? किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाया? इंसान, ठीक है ना। खलीफातुल फिलास, खलीफा बनाया। खलीफा कहते हैं यानी अपना जो नाइब है, कैलिफ है। तो अल्लाह ताला ने खलीफा जो है अपनी दुनिया के अंदर, अपनी इस डोमेन के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हेड हो। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, ये सारी हमारी खिदमत के लिए, हमारी बेहतरी के लिए, ठीक है। ये हमारे जो पूरा सिलसिला है ना, पूरा हमारी किस किस तरह यानी हमें बेनिफिट देता है, किस किस तरह हमें फायदा देता है, उस पर हमारा हम छोटी सी डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो You're working out here in the park. That's great. In this park, all the different kinds of life are seen. It includes various animals, plants, fungi, and even microorganisms. Look at this food chain. Each species and organism work together in an ecosystem to maintain balance and support life. In simple words, biodiversity is the variety of all living things and their interactions. In 1985, Walter G. Rosen first coined the word biodiversity. Without biodiversity, life would not sustain.
Biodiversity holds ecological and economic significance. It provides you with nourishment, housing, fuel, clothes to wear, medicines, and several other resources. It also extracts monetary benefits through tourism. So it's very important to have good knowledge of biodiversity for a sustainable livelihood. Let me show you the types of biodiversity. Genetic diversity is the variety of species expressed at the genetic level by each individual in one species. No two individuals belonging to the same species are exactly the same. For example, there are different varieties of rose flowers. Species diversity is the biodiversity observed within a community. It stands for the number and distribution of species. Australia's Great Barrier Reef is an example of species diversity. It is home to over 9,000 known species. Ecological diversity. It defines the diversity observed among the ecosystems in a particular region. An example of ecological diversity would be the variation in ecosystems, such as deserts, forests, grasslands, and oceans. Biodiversity and its maintenance are very important for sustaining life on Earth. Let's see why biodiversity is so important. Economic importance. Biodiversity is a reservoir of resources for the manufacture of food, pharmaceuticals, and cosmetic products. Crops, fisheries, and forests are rich sources of food. Plants such as hibiscus and nilotica are used for medicinal purposes. The national park and sanctuaries are a source of tourism. Biodiversity is the planet's real wealth. Ecological stability. Each and every species has a specific role in the ecosystem. They capture and store energy, and they also produce and decompose organic matter. The ecosystem supports the services without which animals and humans cannot survive. Ethical importance. All species have the right to exist. Biodiversity preserves different cultures and spiritual heritage. Human beings have no right to destroy habitat and biodiversity. Therefore, it's very important to conserve biodiversity. ठीक हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी के आपने देखा कि कितने ज्यादा फवाइद हैं और ये मैटर करती है जी। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों मैटर करती है? इट स्टेबलाइज इकोसिस्टम एंड साइकिल्स। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इस तरह होती है कि एक चीज दूसरी चीज के साथ अल्लाह ताला ने लिंक्ड बनाई है। एनिमल्स को प्लांट्स के साथ लिंक किया, उनका खाना है, प्लांट्स और एनिमल्स को हमारा खाना बनाया है और हमारे साथ उनका लिंक है। प्लांट्स एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स, स्पेशली प्लांट्स, वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। उनको बीज लगा के उनकी नर्चरिंग और उनका ख्याल कौन रखेगा? वो इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अल्लाह ताला ने ना एक पूरा सिस्टम आपस में जो है वो लिंक्ड बनाया। ये स्टेबलाइजेशन है इकोसिस्टम की, कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबलाइज, उसकी स्टेबिलिटी जो है इस पूरे इकोसिस्टम की, वो इसके ऊपर है। क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ साइकिल्स चलते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाती भी हूँ, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कि ये पूरा साइकिल में होता यह है कि एक दूसरे से चीज लिंक्ड है। तो ये इकोसिस्टम, ये जो हम बात कर रहे हैं स्टेबलाइजेस इकोसिस्टम एंड साइकिल्स, ये किस तरह चलता है आपको कार्बन साइकिल दिखाते हैं। Hello, friends. Today we'll learn about the carbon cycle. Carbon is one of the most important chemical elements. Carbon compounds make up approximately 18% of all the matter in living things. It provides most of the energy used by humans to survive. The symbol for carbon is C. You're drawing here on the stone with a piece of coal. It's very rich in carbon. The two main forms of pure natural carbon are the minerals diamond and graphite. जैसे आप पेंसिल से लिखते हैं, उसके अंदर वो जो ब्लैक होता है लेड, वो भी कार्बन
Pure diamond is the hardest naturally occurring substance known, with lots of amazing properties. Graphite, which is a crystalline form of the element carbon, is a soft, slippery solid. चलो, चूंकि यहाँ पर हम साथ केमिस्ट्री नहीं पढ़े, वरना इनका कॉम्बिनेशन बहुत मजेदार आप इसमें बनता है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। Carbon is constantly being used and replaced in nature through the carbon cycle. Carbon cycle shows the movement of carbon in elemental and combined states on the Earth. Let's see how the carbon cycle works. Carbon dioxide from the atmosphere is used up by plants along with sunlight for photosynthesis. It is the process which breaks down carbon dioxide into compounds that can be used as nutrition by the plants. In this process, plants release oxygen. See, this cow is eating grass. Animals and humans consume these plants, and thus the carbon is transferred from the plants to humans and animals. Oxygen is inhaled, and the carbon is sent back to the atmosphere through the process of respiration. Other than respiration, when humans, plants, or animals die, their remains decay and decompose, and carbon is transferred to the earth. When the remains have been around for so many years, they become fossil fuels, and these are huge reservoirs of carbon. Burning of wood, fossil fuels, combustion, etc. are some processes which transfer carbon back to the atmosphere. This is released in the form of carbon dioxide gas. Look at this huge ocean. Oceans and other large water bodies which have cool water on their surface also absorb some carbon from the atmosphere. Oceans exhibit dual behavior. When the surface water is cooler near the poles, carbon is absorbed into the water. When the surface water is warm near tropical regions, carbon is released into the atmosphere. From here, the plants will again absorb it for photosynthesis, and the cycle repeats. Here's the diagram of carbon cycle, and the steps are also mentioned in this, as explained earlier. Carbon is a greenhouse gas, which means it traps the heat from the sun and stops it from escaping into space. This makes the Earth warmer and causes global warming. Hence, you should plant more trees to keep the environment safe. Also, try to avoid deforestation as much as possible. Now you know a lot about the carbon cycle. Stay tuned for more videos. Bye-bye. जी, तो ये इस तरह पूरा साइकिल अल्लाह ताला ने रिलेटेड बनाया हुआ है, जो कि एक दूसरे से लिंक चलता है। तो आप देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी अगर ना होती तो फिर हर चीज अगर जो एक दूसरे से जिसका लिंक था वो कैसे काम करता। सो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मदद करती है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज भी, ये जो हमारा क्लाइमेट है, ये भी इसको कहते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन रेगुलेट्स क्लाइमेट। रेगुलेशन जो है ना क्लाइमेट की, कि भाई कहीं पर गर्म है, ठंडा है, जो है बारिशें हो रही हैं, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, सहरा और डेजर्ट्स हैं, तो सब कुछ किस तरह चलता है। तो क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने प्लांट्स और एल्गी बनाए हुए हैं। अभी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे एल्गी क्या है। प्लांट्स और एल्गी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरह नेचुरल कुछ रिसोर्सेज हैं, जिस तरह फूड्स, और आपने देखा फूड से लेके मेडिसिन तक हर चीज, या फ्यूल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ये सारा कुछ, ये सारे रिसोर्सेज, या हमारी घर की तामीर होती है, ये सब कुछ कहाँ से आता है। तो ये हर चीज को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रख दिया, और फिर इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता फाइंड आउट किया। तो ये पूरा जो क्लाइमेटिक
रेगुलेशन है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में हमें क्या क्या मिल रहा है? फूड, खाना मिलता है। कहाँ से मिल रहा है बताएं? खाना कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? इसके अंदर कोई पूरी हमारे प्लांट से, ट्रीज से। वेरी गुड, प्लांट्स से मिलता है प्लांट्स। और एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स जो हमारे अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दोनों हमारा फूड है। अच्छा, मेडिसिन किस किस से बनती है? कोई बताएगा मेडिसिन किस किस चीज से बनती है? केमिकल्स। मेडिसिन केमिकल से बनती है अगर, तो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स, डेड एनिमल्स। नहीं, मेडिसिन प्लांट से भी बनती है, केमिकल से भी बनती है। और प्लास्टिक। प्लास्टिक इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जो आपके दिन में, वैसे प्लास्टिक कहाँ से आया मेडिसिन में? मुझे एक वो जो होती है कैप्सूल का हाँ, कवर होता है वो भी प्लास्टिक नहीं होता। वुड। नहीं नहीं, वुड कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, वुड खा सकते हैं? नहीं। हाँ, कोई बताएगा? ये क्वेश्चन हुजैफा ने रेज किया है कि जो कैप्सूल होता है वो प्लास्टिक प्लास्टिक सी फीलिंग वाला, वो किस चीज का बना होता है? किस चीज का बना होता होगा बताएं, आप में से कोई बता सकते हैं? प्लास्टिक का नहीं होता उसे, अगर आप उसे अपने मुंह के अंदर डाले तो फिर वो गीला गीला होके टिश्यू पेपर की तरह हो जाता है। हाँ, वो अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो प्लास्टिक का नहीं। और प्लास्टिक तो आपको पता है कि लाइफ के लिए इतना कोई हेल्दी नहीं है, वो तो हमारा स्टमक जो है मजीद हाँ। खराब कर देगा। ठीक है, तो वो भी ऐसे केमिकल्स या उनसे डेवलप किया जाता है कि जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। अच्छा, मैं कह रही थी ये केमिकल्स जो हैं, ये जो केमिकल्स हैं सारे, ये कहाँ से आते हैं ये केमिकल्स? ये इस दुनिया के अंदर कहाँ पर मौजूद है? जी, कौन बताएगा? जी, केमिकल्स दुनिया में कहाँ है? अच्छा, अभी हमने आपने एक केमिकल पढ़ा, कार्बन। कार्बन के बारे में जाना, ये कार्बन कहाँ पर मौजूद होता है? माउंटेन्स। हाँ, इस दुनिया में यह माउंटेन्स के अंडर होगा। अच्छा, नमक होता है, नमक। आप जो पाकिस्तान में रहते हैं, कलर का हार में आप क्या देखते हैं? माउंटेन के पहाड़। उसके अंदर क्या होता है? नमक के पहाड़। नमक के पहाड़। तो ये जो केमिकल्स है ना ढेर सारे, इसको इसको पीरियोडिक periodic। टेबल के अंदर पढ़ा जाता है। ढेर सारे केमिकल्स हैं, ये सारे इस लैंड में अल्लाह ताला ने छुपा दिए हैं। कार्बन की एक फॉर्म डायमंड, आपने जो है वो पढ़ी, वो डायमंड कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये जितने भी केमिकल्स हैं, ये इस जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। कोई पहाड़ों के अंदर, कोई जमीन को खोद के अंदर से निकाले जाते हैं। इवन के जो दरिया होते हैं, उसके अंदर से भी पत्थर निकाले जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और उनको भी, उनके अंदर भी बहुत से केमिकल्स अल्लाह ताला ने दरियाओं के अंदर भी नीचे जमीन में रखे हुए हैं। तो ये पूरी जो एक डाइवर्सिटी है, इसका हमारी जिंदगी के साथ बहुत ज्यादा लिंक है। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन। जी, अच्छा, क्लास क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी बात, क्लासिफिकेशन रिव्यू। जिस तरह जब इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं मौजूद, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, तो फिर क्लासिफिकेशन जो है वो बनती है। 2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एक आसानी के लिए उन्होंने सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे, कि कुछ कुछ जो उनके अंदर सेम सेम बातें हैं, उसकी बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि क्लासिफाई कर दिया। इसका फायदा क्या होता है क्लासिफिकेशन का? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एड्स स्टडी एंड कम्युनिकेशन। ये फायदा देती है कम्युनिकेशन में और किसी भी चीज को पढ़ने और उसके सिस्टम देखने में। रिवील्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशन क्या था, कोई बताए जल्दी से? एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का लफ्ज आता ही क्या जहन में आता है? मैं लिख रही हूँ। फॉसिल। फॉसिल्स, यानी कि पहले जमाने में एक चीज कैसी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो ऐसी हो गई, फिर शायद ऐसी हो गई, फिर शायद ऐसी हो गई। तो ये जो चेंज है, ये एवोल्यूशन। ठीक, तो ये एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप्स हैं, ये भी हमें क्लासिफिकेशन की स्टडी से पता चलते हैं। और इससे आगे चलते हैं हम क्विज की तरफ। सो व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन? What does biodiversity mean?
एक्सक्यूज मी, मेरे कहूट ने डाउनलोड, तो मैं ऐसे अच्छा, आपके कहूत नहीं है, आपके पास मामा मौजूद हैं, तो उन्हें कहें कि आपको फटाफट कहूत जो है वो डाउनलोड कर दें। वैसे आपको क्लास में भी आता रहेगा, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व बस नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आप जल्दी से मामा से कह दें कहूत भी डाउनलोड कर दें। और अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बैठे हैं, तो आप गूगल पे लिखें कहूत, तो वो आपको ले भी जाएगा। मैं आपकी एक सेकंड मदद कर देती हूँ। ये देखें, आप गूगल खोल के उस पर लिखें कहूत, ये आ गया कहूत लर्निंग गेम्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये बेटा नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा है, आप देख रहे हैं। मौज पूछ रहा था जी, मौज, इब्राहिम, इब्राहिम जी मैं देख रहा हूँ। जी, ये आप बेटे लिख के गूगल पे कहूत, और ये ज्वाइन का बटन आप दबाओगे तो खोल लिया वो मैंने, बस बता दे कि पिन कहाँ पे है। ये देखें, आपने ज्वाइन का बटन दबाया, ये जो नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा है यहाँ पर, जी दबा दी है। ठीक है, इस ज्वाइन के बटन को दबाएं बेटे, तो ये आपके सामने गेम पिन आ गई है। अब मैं आपको गेम पिन बताती हूँ, आप उसको एंटर कर लें, 627341, 627341। जी एंटर हो गए बेटे इब्राहिम? हो गया। ठीक है, और कोई बच्चा तो नहीं रह गया जो बाद में आए हैं? सब बच्चे अपने नाम से जरा बैठें ताकि मुझे बुलाना पुकारना आसान हो जाए। जी, अच्छा, हमजा फारूक के नाम से कौन यहाँ पर बैठे हुए हैं? जी, हमजा फारूक के नाम से कौन बच्चा है? जी बेटे बताइएगा। मैंने निकनेम कर दी है, सारा कुछ कर दिया है। अब नीचे आ ठीक रहा है, है, यू विल बी एबल टू जॉइन सून। चले आप आ गए हैं, अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जी, so next question is, where is biodiversity highest? Polar regions, deep oceans, tropical regions, deserts. High biodiversity. High biodiversity mean more living organisms. Polar regions, deep oceans, tropical regions, deserts. जी बेटे, जी ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक, अच्छा, डीप ओशंस की दो बच्चों ने बात की, तो ओशंस के अंदर देखें, अब बिलफर्ज जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स तो बहुत ज्यादा नहीं होते, इवन के एनिमल्स में से भी सिर्फ सी एनिमल्स वहां पर होंगे। ठीक है, और डेजर्ट्स में भी जो है वो हर कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स जो है जहाँ पे मुख्तलिफ ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा लैंड में ज्यादा लोग जहाँ रहते भी हैं अम्लन मुल्कों में, ये ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। पोलर रीजन्स कहलाते हैं, जो ऊपर पोल्स की तरफ होते हैं, वो इतने ठंडे हैं कि लाइफ वहां पर हो ही नहीं सकती। सो लेट्स मूव ऑन। इकोसिस्टम सर्विसेज, इसमें से हमने देखा कि इकोसिस्टम किस तरह हमारी सर्विस करता है, हमारी खिदमत करता है। ये पूरा इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया हुआ है, वो कैसे काम करता है, उसमें से हमने कार्बन साइकिल की मिसाल देखी थी, तो किस तरह पूरा एक सर्कल चलता है, हर चीज एक चीज से लिंक जो है वो जाती है। और उसके बाद हमने देखा था कि क्लाइमेट बैलेंस जो है वो भी प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरा एक क्लाइमेट हमारा बैलेंस रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये एक नई बात है, इकोसिस्टम जो है एक और काम क्या करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें देता है। किस तरह? मैंने आगे हिंट्स लिखे हुए हैं, फार्म्स, टूरिज्म, किस तरह, कोई बच्चा बताएगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये हमें किस तरह फायदा देता है इकोनॉमिकली, यानी कि अर्निंग के लिहाज से, कि ह्यूमंस जो है इसे अर्न करते हैं कैसे? चले, अब तो मैंने और खोल के बता दिया, कोई बच्चा बताए। फार्म्स मिसाल के तौर पे हमें कैसे बेनिफिट खाना देता है? बनता है। हाँ, क्या करते हैं फार्मिंग में, क्या होता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं। फार्म्स की वजह से खाना मिलता है। बिल्कुल, प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे खाना मिलता है, और वो खाना जो है वो यानी फार्म फार्म से जो लाया जाता है प्लांट्स, उसको बेचा जाता है
पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए, तो पूरा एक इकोनॉमिक सर्कल इससे रिलेटेड है। इसी तरह एनिमल्स। और दूसरी चीज है टूरिज्म, वो किस तरह इकोनॉमिक बेनिफिट देता है जी? टूरिज्म किस तरह? वेल फर्स्ट, ये आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है आपको, इसी का कर लेते हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे टूरिस्ट सैर करने जाते हैं, तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? इस इकोसिस्टम में ये वाले एरियाज जो इतने खूबसूरत हैं, जो टूरिस्ट के लिए, सयाहों के लिए, सैर करने वालों के लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, और फिर वो वहां जाते हैं, तो वहां पे इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या होता है कि वहां के लोग कमाते हैं, वहां के लोगों की अर्निंग होती है, वहां के लोग उसको बिल्ड अप करके जो है उससे सर्वाइवल उनका होता है। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स भी इसके अंदर हैं, फार्मेसी की पूरी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनके अपने खैर फ्लॉज भी हैं और बेनिफिट्स भी हैं। सो क्लासिफिकेशन की तरफ हम दोबारा एक टच देते हैं कि हमने कहा कि क्लासिफिकेशन जो है, जब हम क्लासिफाई कर देते हैं ये 200, ये 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनको किस तरह हम देख सकते हैं? ये इतना बड़ा गुंजाल यहाँ पे बना हुआ है, तो हाँ, उसको जब क्लासिफाई करते हैं तो मेक्स स्टडी इजियर, आसान हो जाता है पढ़ना, और सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हमें पता चल जाते हैं कि सेम चीजें क्या हैं, मुख्तलिफ चीजें क्या हैं। और इसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि पहले एक चीज कहाँ से शुरू हुई, फिर वो किस चीज में तब्दील हुई, फिर वो किस चीज में तब्दील हुई, ये पूरा ट्रेस हमें मिल जाता है फॉसिल्स और उसकी सारी स्टडी से। ये सारा क्लासिफिकेशन से ही पता चलता है, और क्लासिफिकेशन हमें हेल्प आउट करती है इस सिलसिले में। सो हाउ वी क्लासीफाई जी, क्लासिफिकेशन होती कैसे है, इसकी तरफ आने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह। एक मिनट, या चलें ये वाली हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, फिजिकल ट्रेट्स फर्स्ट। क्लासिफिकेशन के अंदर जब भी किसी चीज को क्लासिफाई करना हो, तो सबसे पहले फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं? फिजिकल भी आपने पिछले हफ्ते सुना काफी दफा, लफ्ज ट्रेट्स का भी लफ्ज सुना, तो ये फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं जी? कोई बताएगा? अपीयरेंस, उसकी शक्ल। उसकी उसकी अपीयरेंस, उसकी शक्ल, फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल चीजें, उसके मुताबिक क्लासिफाई करना। बिलफर्ज अगर सबकी 6 या 8 लेग्स हैं, तो हम उसको इंसेक्ट्स में डाल रहे हैं, 2 एंटीना समेत। और अगर जो है वो 4 टांगों पे चलने वाले एनिमल्स हैं, उनको हम डिफरेंट ग्रुप में डाल रहे हैं। 2 टांगों पे चलने वाले हैं वो जो मीट खाते हैं, उनको हम एक और ग्रुप में डाल रहे हैं। जो प्लांट्स खा रहे हैं हर्बीवोर्स, उनको हम डिफरेंट केमिकल कर रहे हैं। जिनकी वर्टिब्रल कॉलम है, पूरी रीढ़ की हड्डी है, उनको हम वर्टिब्रे में डाल रहे हैं। जिनकी टेल्स है, यानी इस तरह जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, आप समझ गए सब बच्चे? फिजिकल ट्रेट्स का मतलब समझ गए? फिजिकल ट्रेट्स के ऊपर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो देखी जाती है वो फिजिकल ट्रेट्स पे देखी जाती है। अभी आगे जब हम हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी देखेंगे कि किसने ये शुरू किया काम, कि अच्छा क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, फिर उसने सबसे पहले किस चीज में क्लासिफाई किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्लासिफिकेशन किस तरह इंप्रूव होती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो उसमें भी हम देखेंगे कि फिजिकली जो अपीयरेंसेस थी, जो चीजें थी, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया। जेनेटिक्स नाउ सपोर्टिंग ग्रुप्स। इब्राहिम को बुलाएं, पानी की बोतल ले आए। जेनेटिक्स नाउ सपोर्ट्स ग्रुपिंग, ठीक। अब यानी अब तो एडवांस चीज हो गई, अब तो ह्यूमन जीनोम जो है वो एक पूरा जेनेटिक्स की स्टडी शुरू हो गई, और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब के अंदर उनके अंदर की जो कोडिंग है वो भी पता चलने लग गई है साइंटिस्ट को, क्योंकि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि जो हमें मदद देते हैं इस काम में। तो इस सब के साथ जो है वो इसमें भी अब ग्रुपिंग और ज्यादा आसान, और ज्यादा क्लासिफिकेशन डीप होती जा रही है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंपेयर्ड, किसी को स्ट्रक्चरल अंदाज से कंपैरिजन के जरिए उसको एक बड़ी डोमेन में या फैमिली में डाला जाता है। किसी की फंक्शनिंग की वजह से उसको एक बड़े किंगडम या बड़े डोमेन या बड़ी स्पीशीज के अंदर उसको डाला जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन का तरीका है जी। कोई बच्चा जल्दी से मार्क आउट करे, जल्दी से रीड आउट करे, या जल्दी से मेंशन करे क्लासिफिकेशन के क्या क्या तरीके हैं। 1 2 3 क्विक। Physical traits. ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स, वेरी गुड। Genetics now supports grouping. वेरी गुड, जेनेटिक्स नाउ सपोर्ट्स ग्रुपिंग। फिजिकल ट्रेट्स,
और तीसरी चीज किसके ऊपर Structure, क्लासिफिकेशन होती है? function का वेरी गुड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, तो ये चीजें आप समझ रहे हैं ना। क्लासिफाई यानी 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें से तकरीबन 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं, 1.5 मिलियन तकरीबन एनिमल्स हैं, और ये बहुत छोटा सा ही परसेंटेज है जिसके बारे में इंसान ने क्लासिफाई कर लिया है। अभी बहुत ज्यादा है जो, यानी हर साल ये डिस्कवरीज जारी हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, सब ग्रुप्स on the basis of similarities and differences found in them। ठीक हो गया? तो एम हमारे सामने वाजे हो गए, दो हैं, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस निकालना और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इनके दरमियान निकालना, ये हमें फायदा देता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन, ऐसे एक और हमने इसका नाम क्या दिया था, किस ब्रांच के अंडर पढ़ा जाता है? कौन बताएगा? टेक्सोनोमी। बिल्कुल, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमिकल रैंक्स है मुख्तलिफ। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, इनको टेक्सोनोमिक रैंक्स या टेक्सा कहा जाता है। म्यूट, टेक्सा या टेक्सोनोमिकल रैंक्स। ठीक, यस। ये आपको पता है कि ये चीज शुरू कहाँ से किसने की थी? कोई बताएगा? किसी ने कोई नाम पढ़ा हो किसी साइंटिस्ट का? चलें उससे पहले जरा क्वेश्चन, which is the benefit of classification? Which is the benefit of classification? Random grouping, common language, more confusion, fewer discoveries। रैंडम होता है, बस ऐਵੇਂ ही कर दिया, मिक्स मिक्स मिक्स। Which is the benefit of classification? ये रिजल्ट मेरे लिए अहम है, अब डिस्कशन क्लियर करनी होगी। देखें, क्लासिफिकेशन का फायदा क्या हो रहा है, ये नेमिंग का, ये जो हमने ग्रुपिंग की ऐसे करके हमने कहा कि जी ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और ऑर्गेनिजम्स को 2 में किया, फिर उनको आगे 2 में किया, इधर से इनको 3 में किया, फिर यहाँ से एक निकाला। ये जो पूरी एक हायरार्की बन रही थी, ये पूरी डिवीजन और क्लासिफिकेशन बन रही है, ये इसका फायदा क्या हो रहा है? इसका फायदा क्या हो रहा है? सो रैंडम ग्रुपिंग का मतलब है कि क्लास साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ भी, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इनमें से ऐਵੇਂ ही कुछ को पकड़ के कहा इसका नाम ये है, कुछ यहाँ से उठाए कहा इनका नाम ये है, और कुछ यहाँ से उठाए उनका नाम का ये है। ये रैंडम ग्रुपिंग। सो बताएं, क्लासिफिकेशन, इज क्लासिफिकेशन अ रैंडम ग्रुपिंग? जी बताएं। No. नो, क्लासिफिकेशन इज नॉट रैंडम ग्रुपिंग। अच्छा, फिर 6 बच्चों ने कहा फ्यूअर डिस्कवरीज, कि डिस्कवरीज और नई नई चीजें कम होती हैं क्लासिफिकेशन से। बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, तो क्लासिफिकेशन में के फायदे में 6 बच्चों ने कहा फ्यूअर डिस्कवरीज, कम चीजें हम डिस्कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये इतना बड़ा, एक सेकेंड, ये देखें, अगर ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसके अंदर सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और हमें कुछ नहीं पता कौन क्या, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे हमने यहाँ पर कोई इस किस्म का जो है ना फ्लो चार्ट और डिवीजन नहीं कर रखी हुई तरतीब से, तो फिर मुझे बताएं कि हम कुछ डिस्कवर यहाँ से कर सकेंगे? सब कुछ मिक्स है। या अगर हमने इनको नेमिंग करके, इनकी क्लासिफिकेशन करके, इनकी मुख्तलिफ सिमिलैरिटीज पढ़ पढ़ के, इनको पूरी ग्रुपिंग, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुपिंग और टेक्सॉन्स में उसको तकसीम कर दिया है, तो बताएं फिर हम मुख्तलिफ चीजों को स्पेसिफिकली पढ़ते हुए ज्यादा चीजें डिस्कवर कर सकेंगे, या विदाउट क्लासिफिकेशन रैंडम स्टडी से हम ज्यादा डिस्कवर कर सकेंगे? जी बताएं जल्दी जल्दी। Classification. बिल्कुल, जितनी हम क्लियर, क्योंकि क्लासिफिकेशन हो ही तब रही है जब यहाँ से एक एनिमल उठाया उसकी स्टडी की, यहाँ से एक प्लांट उठाया उसकी स्टडी की, यहाँ से एनिमल उठाया स्टडी की, ये समझा ये दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों को एक ग्रुप के अंदर डाल दिया। ठीक, इस प्लांट को और इस प्लांट को और इस प्लांट को और इस प्लांट को जो दुनिया के उस कोने पे था, इन चारों को लेके एक अलग ग्रुप बना दिया। अब इस तरह डिस्कवरीज आसान हो रही हैं कि अच्छा अब हम खास इसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। 4 बच्चों ने ठीक किया, और वो है कॉमन लैंग्वेज। बिल्कुल, कॉमन लैंग्वेज है कि बेनिफिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि कॉमन एक लैंग्वेज और कॉमन हमारे सामने कुछ चीजें आ रही हैं जिसको हम स्टडी करेंगे तो निस्बतन आसानी से जो है हम
आगे डिस्कवरीज की तरफ मूव ऑन कर सकेंगे। सो मैंने आपको बताया सोच के जवाब देना है। 20 सेकंड्स हैं क्वेश्चन के लिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। नेटवर्क बीच में चला गया था मेरा। ओहो चलो कोई बात नहीं, अभी डिस्कशन हमारी जारी है, हम उधर ही खड़े हुए थे उसी क्वेश्चन में। सो लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस बाय एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स, हाइडिंग रिलेशनशिप्स, इग्नोरिंग जेनेटिक्स, अवॉइडिंग कंपैरिजन। क्लासिफिकेशन किस में मदद करती है? एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप बताती है। हाइडिंग, उनको छुपाती है। इग्नोरिंग जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की कोई स्टडी नहीं होती। या अवॉइडिंग कंपैरिजन। जी, क्लासिफिकेशन हेल्प करती है एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स को क्लियर करने में कि किसी का क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से उसको हमने इस किंगडम या इस स्पीशीज से उसका लिंक किया है या उसको क्लासिफाई करके इस ग्रुप में डाला है। अच्छा, दो बच्चों ने अवॉइडिंग कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन को इसको एग्जिट कर दो। हम कंपैरिजन को अवॉइड जो है वो अगर हम करेंगे तो क्लासिफिकेशन तो हो ही नहीं सकेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि कंपैरेटिव चीज भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वही ठीक था जो सब ज्यादा बच्चों ने इस चीज को समझ के किया। अच्छा, अब हम आ रहे हैं आगे टेक्सोनोमिक रैंक्स। अब ये मजे की एक चीज आने लगी है, हम इसकी एक वीडियो देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस तरह वर्कआउट करती है। सो लेट्स सी द वीडियो। Hello everyone! Today we're going to learn how we classify living things. First, let's start with a question. Do you remember what all living things have in common? And the answer is that they all fulfill the vital functions. And do you remember what are the vital functions? Here's a hint. There are 3. Good job! The vital functions of living things are interaction, nutrition, and reproduction. Well, let's get down to business. There are many ways to classify living things, but the most common way is to group them by kingdoms. There are 5 kingdoms in total: animal, plant, fungi, monera, and protista, also called productista. We divide them in this way because the living things in each kingdom have common characteristics, and they're significantly different from the living things in other kingdoms. Let's take a closer look. The animal kingdom. The first kingdom we'll talk about is the animal. There are many, many, many animal species. I'm sure you know a lot of them. But did you know that human beings are also animals? Let's take a look at some characteristics of the animal kingdom. Animals are multicellular. That means that they're made up of more than one cell. Interesting. All animals are heterotrophic, which means that they eat other organisms to get the substances they need to survive. Another important characteristic of the animal kingdom is that almost all of them can move on their own. So, the characteristics of the animal kingdom are the following. They're multicellular, heterotrophic, and most of them can move on their own. The plant kingdom. The plant kingdom is characterized by the fact that all plants, whether they're trees, bushes, or flowers, are autotrophic. That means that they make their own food through a process called photosynthesis.
they're also multicellular. Like we said before, it means that they're made up of more than one cell. But unlike animals, plants cannot move on their own. So the characteristics of the plant kingdom are as follows. They're multicellular, autotrophic, and do not move on their own. The fungi kingdom. The fungi kingdom is characterized by unicellular organisms, such as yeasts, or multicellular organisms like mushrooms and mold. This means that they can be made up of one cell or many cells. All fungi are heterotrophic. Do you remember what that means? That's right. Heterotrophic means that they cannot make their own food, so they eat other organisms. The thing that fungi like to eat the most are decomposing mushrooms. Ew! And would you say that they can move on their own? Of course not. Have you ever seen a mushroom walking? To sum up, the characteristics of the fungi kingdom are the following. They can be both unicellular and multicellular. They are heterotrophic, and they do not move on their own. The Monra the Protista or Productista kingdom. And finally, we'll talk about the Protista kingdom, also called the Productista kingdom, which includes protozoa and algae. The organisms in this kingdom can be unicellular, like protozoa, and some types of algae, or multicellular, like many other types of algae. Both types are only visible through a microscope. In this kingdom, we can find heterotrophic beings, like amoeba, that eat other organisms, and also autotrophs, such as algae, that make their own food using photosynthesis. Let's take out our notepad for the last time. The characteristics of the Protista kingdom, or Productista, are as follows. They can be unicellular and multicellular organisms. And they can also be autotrophic and heterotrophic. Wow, we learned so many things about the kingdoms of living things. जी, तो ये है क्लासिफिकेशन का मेजर जो आपके सामने मैंने डिवीजन की वीडियो रखी कि इस तरह पूरे 2 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने बड़ी बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है और उसकी मुख्तलिफ कैटेगराइजेशंस हैं और इसको टेक्सोनोमिक रैंक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और मेन रैंक्स क्या हैं? डोमेन्स, किंगडम्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो उसके अलावा एक और टेक्सोनोमिक रैंक क्या है, वो इस तरह चलता है। ये देखिए, ये आपके सामने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन इस तरह आई थी और जिसको टेक्सोनोमिक रैंक करते हैं कि जिसके अंडर जिसको बाकायदा तौर पर नाम देके जो है वो सबको डिवाइड किया गया है, टेक्सोनोमिक रैंक्स कहलाते हैं। उनकी डिवीजन जो डोमेन सबसे बड़ा पूरी दुनिया यानी समझे एक डोमेन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 3 जो है वो बड़ी डोमेन्स के अंदर हैं, आर्किया, बैक्टीरिया, यूक्रिया। और इसी तरह किंगडम है जो उसके अंदर डिवाइड हुई हुई है, जिसमें एनिमिलिया, प्लांटिया, फंगाई और प्रोटिस्टा, जो अभी आपने देखा ये जो 5 क्लासिफिकेशन, ये बेसिकली किंगडम के अंडर आती है। उसके बाद फाइलम में जाती है कि हर किंगडम को भी जो है वो फाइला और डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। फिर क्लास आती है, ईच फाइलम जो है वो उसको क्लासेस में, और फिर ऑर्डर, और फिर फैमिलीज, और फिर जीनस, और फिर स्पीशी आती है जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो। तो ये क्या है, इसको आप एक ये एग्जाम्पल से समझे, बड़ी मजे के एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर बिल्कुल हो जाएगा और आपके जहन में भी बैठ जाएगा। इसके बाद हम अपने कहूत की तरफ मूव करें। Taxonomy means to classify living things. Scientists and biologists
use a taxonomy chart to classify all the organisms on Earth. This chart includes the following groups: domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. These charts help us identify and name all the organisms in the world. The charts look like an upside-down triangle. The domain level at the top is the biggest because it represents the biggest group. This level could represent your house. To help you understand these charts, let's use the example of organizing your toys again. The second level represents your toy room, which is one room inside your home. Inside that room are all your toys. As the levels move further down the triangle, they get more specific. In each level, your toys get separated into smaller groups, based more and more on what they have in common. The toy room level includes cars, trucks, balls, books, dolls, stuffed animals, and other squishy toys. The level after that gets even more specific. It might just say stuffed animals, dolls, and squishy toys. And the level after that is very specific. It may say stuffed animals. The last level is the most specific level of all. This level might simply say stuffed animals that are cats. You have now classified your toys. Now, let's take a closer look at how animals are classified. After the domain level on the chart is the kingdom level. This group includes bacteria, archaea, fungi, protista, animals, and plants. Your toy room includes all your dolls, stuffed animals, cars, books, and blocks. But to get more specific, you might decide to take just one of those items, like books, and organize that group in more detail. You would do that by taking all your books and separating them based on what they have in common. You could have groups like books about animals, books about science, and books about famous people. That way, if you wanted to read a book about dogs, you could go to your animal book section and then find the book labeled All About Dogs. Having your books separated into categories could make a specific book a lot easier to find. An animal classification chart makes a specific animal easier to find as well. Let's look at the next level on our animal classification chart. After the kingdom level is the phylum level. This level is also broken down into more specific groups. One of those groups is chordata. Within that group are animals with vertebrae and animals without vertebrae. A vertebrate is an animal with a spine. You are a vertebrate. An animal without a spine is called an invertebrate. Let's take a closer look at both vertebrates and invertebrates. Animals without backbones or invertebrates include butterflies, lobsters, spiders, snails, shrimp, jellyfish, scallops, and more. Invertebrates are usually cold-blooded, which means that their body temperature adapts to the temperature of their environment. They breathe through their skin and reproduce by laying eggs. Their regeneration power is usually good, which means they can replace or restore missing body parts, organs, and cells. For example, a starfish can sever one of its limbs and grow a new limb in its place, which is pretty cool. Can you imagine being able to regrow your arm? Vertebrates, on the other hand, can either be warm-blooded like mammals or cold-blooded like fish. They have a very developed blood vascular system, but their ability to regenerate is usually poor. अच्छा, बताएं ह्यूमंस हम जो हैं हम वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स?
Vertebrates. ठीक, हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो ये हमारी बारे में बात है. So let's listen carefully. The next level in the animal classification chart is class. In this level, invertebrates and vertebrates are separated again. For instance, all the vertebrates are separated into 5 classes that you will probably recognize: mammals, birds, fish, amphibians, and reptiles. चले, आप में से कोई बताए, अगर हम वर्टिब्रेट्स हैं तो इन पांचों में से हम किसके अंदर लाई करते हैं? Mammals. क्योंकि रेप्टाइल्स हम हो नहीं सकते, हम पेट के बल चलते नहीं. एम्फीबियंस हम हो नहीं सकते क्योंकि हम होप नहीं कर सकते, जंप नहीं कर सकते फ्रॉग्स की तरह. फिश हम हो नहीं सकते, हम पानी में जो है वो रह नहीं सकते ज्यादा देर. और बर्ड्स जो हैं हम हो नहीं सकते, विंग्स नहीं है. वैसे किस किस को पसंद है कि वो बर्ड बन जाए? मेरा तो बहुत दिल करता है कि ऐसे इंसान उड़े, एंजॉय करे हवाओं में, कितना मजा है. लेकिन हम ये चारों नहीं, हम क्या है? मैमल. Each level after class, order, family, genus, and species becomes even more specific until you finally find the exact animal you're looking for. As you might imagine, classifying all the animals on Earth is a big job, but using a classification system makes that job a whole lot easier. So classification makes study, makes understanding, makes discoveries easier. Main ranks इनके ये हैं. और डोमेन जो है इसमें एडेड की गई 1977 में. और लेनियस, ये शुरू किसने किया? कार्ल लेनियस था, स्वीडिश बॉटनिस्ट था. ये बॉटनिस्ट कौन होता है? क्विकली बताएं, बॉटनिस्ट कौन होता है? Plants का जो discovery. प्लांट्स जो बोटेनिकल डिस्कशंस और बोटेनिकल डिस्कवरीज और स्टडीज करे, तो ये बॉटनिस्ट था कार्ल लिनेयस. और इसने 1735 में, कब? 1735 में इसने टेक्सोनोमिक रैंक्स का कॉन्सेप्ट दिया कि हमें ना कुछ रैंकिंग कर लेनी चाहिए स्टडी के लिए. तो उसने सजेस्ट भी किया, और वो सजेशन ये थी जो आपने देखी. 7 रैंक्स में क्या क्या, जल्दी जल्दी बोले इनके नाम. किंगडम, Phylum. class, Class. family, genus and Family. species. Domain. चलें दोबारा. हाँ, डोमेन से शुरू होता है. डोमेन, Domain. Domain. Kingdom. Class. Phylum. Class. order, family, Order. genus, Blah 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 blah. blah blah blah. Awesome answer. So 1977 में जो है डोमेन जो है ना, ये जब कार्ल लेनस ने किया था, उसने नहीं किया था, उसने किंगडम से शुरू की थी बात. ठीक है, उसने किंगडम से शुरू की थी, जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई थी जिसमें एनिमेलिया, प्लांटाई, फंगस और प्रोटिस्टा था. तो उसने किंगडम से शुरू की थी. फिर बाद में 1977 में जब साइंटिस्ट ने मजीद उसको किया, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो किंगडम नहीं, वो डोमेन, उसको हम नाम दे देते हैं. क्योंकि वो इससे भी, यानी हम किंगडम के जो 4 पार्ट्स हैं उनको भी इससे भी कम 3 डोमेन्स के अंदर लेके जा सकते हैं बड़ी. तो इसलिए डोमेन जो है वो 1977 में बाद में ऐड किया गया. और 7 कितने दिए थे? कार्ल लेनिस ने कितने रैंक्स दिए थे? 7. ठीक है, यहाँ पे सब बच्चे 7 लिखें. कार्ल लेनिस ने कितने दिए थे? जल्दी से. 7. वेरी गुड. 7 सब बच्चे लिखें जल्दी से. 7 रैंक्स, कार्ल लेनिस ने 7 रैंक्स दिए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर भी आप लोगों ने लिख के देना है. वेट 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 उस्ताद वेट करो, वेट करो. अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि कार्ल लेनिस ने जो ये बेटा म्यूट करें, 7 रैंक्स डिवाइड किए, ये किस ईयर में किए थे? हिंट दे रही हूँ, 1700 था. 1700 80. नहीं, तुक्के नहीं मारने, इधर लिखना है. 1780 में चले गए. नहीं, 1700 के बाद वाले लिखे. 17, यस, ये ग्रीन में किसने लिखा था? 1735 एग्जैक्टली. 1700. वेरी गुड, 1735. अच्छा, बाद में के जो डोमेन है सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन, वो किस ईयर में था? 1900. 77. हमने लिखा भी हुआ है 77. वेरी गुड, ठीक हो गया. सो
ये बात क्लियर हुई तो हम नेक्स्ट चलते हैं डोमेन एंड किंगडम। सो 3 डोमेन्स। ठीक, डोमेन्स कितनी है? 3 जल्दी जल्दी मेरे साथ नाम 3 बोले। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्किया, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। बैक्टीरिया, यूकेरिया। ठीक, 3 बड़ी डोमेन्स हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, अच्छा जी, अब डोमेन के नीचे क्या है? डोमेन के बाद क्या आता है? किंगडम, किंगडम। किंगडम। किंगडम कितनी है? 4 4। ठीक, और नाम इसके मैं आपको बता देती हूँ, एनिमिलिया, प्लांटाई, फंगाई, प्रोटिस्टा। अच्छा जी, किंगडम्स को फिर स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। फाइलम, फाइलम। ठीक है, फाइलम। फाइलम। सो ये क्लासिफिकेशन जो है वो हमारी स्टडी करने में इजी कर रही है। ठीक, अच्छा जी, सबसे लोएस्ट रैंक क्या था इन 7 रैंक्स में? और अगर बाद में डोमेन जैसे ऐड हो गया तो कितने बन गए? 8 रैंक्स। ठीक है, फर्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझे ले लेते हैं, हम 8 रैंक्स की बात कर रहे हैं। 1977 के बाद 8 रैंक्स बन गए थे। इसमें से सबसे पहला मैं डी लिख रही हूँ डोमेन के लिए। उसमें कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके। डोमेन के नीचे क्या आता है? किंगडम, किंगडम। किंगडम, नीचे के पास किंगडम। किंगडम, किंगडम के अंदर कितने आ रहे हैं? 4 पार्ट्स। अब किंगडम के नीचे क्या आ रहा है? फाइलम। फाइलम, जी, फाइलम। इसके नीचे आता है फाइलम। फाइलम के लिए मैं पी इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, और ये जो है फाइलम के अंडर फिर आती हैं क्लासेस। क्या आती हैं? क्लासेस। क्लासेस। क्लासेस के नीचे आ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर बोलें। ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे आ रही है आपकी फैमिली। फैमिली, फैमिली। फैमिली, फैमिली के नीचे आ रहा है जीनस। जीनस, और जीनस। जीनस और जेनेरा जिसे काल्स, कहते हैं, या जीनस। और जीनस के नीचे है काल्स, स्पीशीज। चले नाश, मेरे साथ एक दफा रिवाइज करें। डोमेन, डोमेन। डोमेन, किंगडम, किंगडम, फाइलम, फाइलस, क्लासेस, क्लासेस। ऑर्डर, ऑर्डर। ऑर्डर, फैमिली। फैमिली, जीनस, जेनेरा, जीनस। स्पीशीज। स्पीशीज। अच्छा, ये देखें आप, आपको पता है कोई कोई स्पीशीज ऐसी हैं जो कि दुनिया के अंदर खत्म हो चुकी हैं, यानी कभी थी और अब नहीं है। जैसे डायनासोर्स। जैसे डायनासोर्स के बारे में आता है, बिल्कुल। वो क्यों आता है? वो कैसे पता चला? वो किस चीज की स्टडी से पता चला? फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी। फॉसिल, बिल्कुल, फॉसिल स्टडी से। जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, पैलेंटोलॉजिस्ट जो है वो जब ये पढ़ते हैं तो उन्होंने इसको निकाला कि कुछ स्पीशीज शायद खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड से, उनकी हड्डियों के रिकॉर्ड से जमीन के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी जायंट साइज हड्डियां मिली, जिससे उनको एक आइडिया हुआ कि अच्छा, ये तो कभी होते थे इतने बड़े जानवर। तो जाहिर है फिर हमने देखा था कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कैसे आदम इतने लंबे थे तो जाहिर है उस वक्त के जानवर और प्लांट्स भी शायद लंबे लंबे ही होंगे, वरना तो वो अजीब से लगते। तो कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज, तो बिल्कुल हम इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ, शायद कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, हो चुकी होंगी, बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, साइंस के स्टडी के अंदर हमेशा याद रखें, एक वो है जो हम रीड पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग और कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्वेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक, इसलिए हमेशा हमने साथ साथ अपनी राय भी रखनी है, ये भी सोचना है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं। ये नहीं कि मैंने आपको बताया तो आपने समझ लिया, या आपने कहीं पर पढ़ा फैक्ट और आपने कहा ऐसा ही है। नहीं नहीं, साथ साथ आपने अपने ब्रेन को एक्टिव भी रखना है कि ऐसा होता भी है कि नहीं। ये क्या, वो चार्ल्स डार्विन उठा, उसने कहा इंसान पहले बंदर था फिर इंसान बन गया, हम ऐसे ही मान लें? आप में से कौन कौन एग्री करता है कि हम सारे पहले बंदर थे, फिर एवोल्यूशन हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हम बदल बदल के इंसान बन गए? कौन एग्री करता है? नहीं,
अब चार्ल्स डार्विन इतना बड़ा नाम, उसने इतनी बड़ी थ्योरी पेश की, पूरी दुनिया ने मान ली, पूरी दुनिया ने नहीं लेकिन बेशतर लोगों ने उसको वेटेज दी। और इवन के मैंने जब अपने छोटे होते यानी 2002 3 में, समझे 2001 में मैंने जब साइंस पढ़ी, बायोलॉजी, उसमें यही थ्योरी थी और हमें हमारे टीचर ने कराया बिल्कुल जी ऐसा ही हुआ, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। हालांकि ये बात डिस्कस होनी चाहिए थी, हमें वो कहते कि आप बताएं भाई कि ये हो भी सकता है कि नहीं। तो साइंटिस्ट, क्योंकि इस वक्त की जो साइंस स्टडीज चल रही हैं इस वक्त की, जब पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे बहुत ज्यादा, उन सब ने और चीजें पढ़ी, वो अल्लाह के ऊपर बिलीफ रखते थे, वो चीजों को और एंगल से देखते थे और उनके सोर्सेज रिसर्च भी और चीजों पर भी होती थी। लेकिन अब जो है चूंकि सारी रिसर्च इस वक्त नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो इस फील्ड से काफी पीछे जा चुके हैं, जिसकी अब हमने कोशिश करनी है कि हम इंशाल्लाह आगे जाएं और हम खुद इन चीजों को सर्च आउट करके निकालें कि क्या है और थ्योरीज हम डेवलप करें, मैं और आप मिलकर इसके अंदर काम करें। तो वो चीज अब उन्होंने जो थ्योरीज बना रहे हैं तो वो नॉन मुस्लिम है बिलफर्ज, तो वो तो बिलीव नहीं करते अल्लाह ताला पर या कुरान की बताई हुई मालूमात के ऊपर, और अल्लाह ताला ने जो डिजाइन किया है पूरा स्ट्रक्चर, तो मुमकिन है कि वो इसमें गलती भी कर जाएं। ठीक, तो इसलिए हमने हमेशा साथ में ये सोचना है कि आया ऐसा है भी कि नहीं। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट, स्पीशीज डिफाइंड। स्पीशीज अब बताएं कौन सा रैंक है स्पीशीज का इस लास्ट ये है, ये स्पीशीज सबसे लास्ट में, सो लोएस्ट एंड लास्ट रैंक। और इसमें क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है और फिर उनके आगे सेम उनके बेबीज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये स्पीशीज के अंडर आते हैं। ठीक, और ये जो है चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा ये ये ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं छोटे बेबीज को, तो ये जो है प्रोड्यूस करते हैं, अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, छोटे बेबीज इनसे निकलते हैं। ठीक हो गया, तो ये है स्पीशी से मुतल्लिका। दोबारा एक दफा जल्दी जल्दी क्विक मेरे साथ, डोमेन डी फॉर domain, then Domain, D then for kingdom, phylum, phylum, then class, class, order, 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 F for उसके बाद है family, family, phylum P से था, P साइलेंट था उसमें, और G for genus, genus और S उसके बाद species. species, awesome, very good. So let's have question and then inshallah we will finish it off. Which is the highest rank? Class, domain, kingdom, order. जल्दी नहीं करनी, सोच समझ के करना है। Take your time, think, then choose your answer. जल्दी। अल इजला मिन शैतान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये जो जल्दी होती है ना, अल इजला मिन मैम मेरा शैतान। प्रेस ही नहीं आया। ओ, प्रेस नहीं हुआ, मैं मदद नहीं कर सकती इस सिलसिले में कुछ। अच्छा जी, तो इजला मिन शैतान, ठीक है, अल इजला मिन शैतान, जल्दी का काम शैतान का, शैतान काम खराब कराता है। सो किंगडम नहीं, किंगडम बिल्कुल फर्स्ट था कब, 1735 कार्ल लेनिस के मुताबिक। अगर हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि कार्ल लेनिस के मुताबिक हाईएस्ट रैंक क्या था, वो होगा किंगडम। लेकिन जब जनरल पूछा जाएगा विच इज द हाईएस्ट रैंक, तो वो अब की थ्योरी है और अब के मुताबिक डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक। So let's move to the next question. Faria, Ismail, Saleha, Huzaifa, Fateh. So next question. What defines a species? Species. Fertile offspring, same diet, same color, same habitat. स्पेशी के बारे में खास बात हमने क्या पढ़ी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उनके बेबीज होते हैं, सेम डाइट, बस उनका खाना पीना सेम है। स्पीशी वो होती है जिनके सेम कलर्स हों या सेम हैबिटेट, एक जगह रहते हों। जी, हमने ये पढ़ा है खास फीचर स्पीशीज का, एक ही फीचर मैंने हाईलाइट किया था, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स के स्पीशीज जो हैं उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वो
अल्लाह ताला ने उनको उनको सलाहियत दी है कि उनके बेबीज क्रिएट हो सकते हैं। और अभी आप देखेंगे आगे एलजाई, फंजाई, बैक्टीरिया और बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम देखेंगे वो ऑफस्प्रिंग नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि वो वैसे डिवाइड होते जाते हैं, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, और उनकी सेल की डिवीजन ही बस वो ज्यादा होते जाते हैं। लेकिन वो पूरा एक प्रॉपर, जिस तरह अगर बकरा है तो बकरी का बच्चा बकरा या बकरी ही होता है ना। चलो जी यहाँ पर बकरी ड्रॉ करें सारे फटाफट, एक सेकंड मैं जरा क्लियर कर लूं, उसके बाद सारे बकरी ड्रॉ पोडियम करें। तो दिखा दें। पोडियम दिखाती हूँ, जरा बकरी ड्रॉ करें, क्या? बकरी बकरी ड्रॉ करें, बकरा ड्रॉ करें। बकरा ड्रॉ। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, इतने बकरे बन गए हैं। अच्छा ये तो था आप सबका मैम इंडिविजुअल। ये बकरेली, मैम ये डक्स लग रही है। तो चलो बकरे बने, डक्स बने, कुछ भी बना बना तो सही। अब इतनी देर के अंदर आप सब ने ये ड्रॉ किया, और ये देखें स्क्रीन के ऊपर क्या बना। तुम कर दो। स्क्रीन के ऊपर क्या बना? गंद कचोला बना, ठीक है, गंद कचोला बना। और अगर आप लोग टीम वर्क करके एक बकरी ड्रॉ करें इस पूरी स्क्रीन पे, चलें, एक बकरी ड्रॉ करनी है टीम वर्क से, सबने लाइंस नहीं लगानी, एक बच्चा उसकी बॉडी बनाएगा, एक उसका एक ड्रॉ करना है। स्टार्ट, देखते हैं टीम वर्क से चीज अच्छी बनती है या अलग अलग। स्टॉप, किसी ने वैसी लाइनें नहीं लगानी, वेट वेट करना है। अगर किसी बच्चे ने एक चीज बनाई है, आपने उसी उसी ड्राइंग को कनेक्ट करके दूसरी चीज बनानी है, उसी ड्राइंग को अलग नहीं बनानी। जिसने अलग बनाई वो टीम वर्क से निकल गया। चले जी, ये बॉडी बन गई एनिमल की, और बनाए अब इसी को, इसी के आगे मुंह बना दिया, ये टांग बन गई, ये नीचे दो टांगे बन गई, ये एक और टांग बनी है, बस बस बहुत ज्यादा टांगे हो गई हैं, चार काफी हैं, ये टेल बन गई, बस 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 बस। देखिए टीम वर्क से स्क्रीन पे बेहतर चीज बन जाती है, ठीक हो गया। सो ऑलवेज गो फॉर द टीम वर्क। सो लेट्स स्टॉप, लेट्स स्टॉप 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 स्टॉप। सो सी द स्कोरबोर्ड। अच्छा 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे अभी इसमें, या अभी 1 हुआ? चलें यहाँ पर हम इसको फिनिश इट ऑफ कर दें हैं। अभी का फारिया, इस्माइल, हुज़ैफा, फाते, इब्राहिम और अनीसा ने जो है वो 3 प्लेसेस जो है वो हाईएस्ट क्लाइम किया। अब आपको मैं न्यू पेन भेज रही हूँ हमारा क्विज आज का कॉन्टिन्यूस क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स गेट रेडी। टीचर, अगर हमने किसी को बताना हो कि आज हमने क्या सीखे तो हम कैसे उसको कह सकते हैं? आप कैसे बता सकते हैं कि क्या आपने आज डिस्कस किया? जी। जी आपको जो है ना वो ग्रुप में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो भी आ जाएंगे, और आपको जो क्विज आएगा आप उसको भी उनके साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि आज बच्चों ने क्या पढ़ा। सो ठीक है। लेट्स डू द क्विज। सो वेयर इज द क्विज, where is the quiz, where is the quiz नंबर 1। हाँ जी वो वाला क्रॉस कर दें। हम ये नया तो मुझ quiz, पे नई पिन लगा सकते हैं। हाँ जी अब आपने नई पेन ही लगानी है, ठीक है। सो क्विज 1। टीचर मैम जी तो टॉपिक जैसे हो गए। हाँ जी, आपको टॉपिक्स के जो पॉइंट्स है ना, टॉपिक्स आ जाएंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो वो अभी आपको ब्लैंक्स जो है वो पूरा ग्रुप में आ जाएंगे, तो वो आप बता सकते हैं उनको, ठीक हो गया। ठीक है। जी सो बायोडाइवर्सिटी, अच्छा फॉर सम रीजन मुझे इसका क्विज मिल नहीं रहा। अच्छा ठीक है, चले वो ग्रुप में आपसे अभी शेयर हो जाएगा, तो आप लोगों ने उसको सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम रोक रहे हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे की हम डिस्कशंस शुरू करेंगे। तो सब बच्चों को इस एक छोटी सी
दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे और हमें बहुत कुछ सीखने की तौफीक दे। किसी बच्चे ने कुछ सवाल करना है तो कर लें, वरना हम खत्म करते हैं। जी, सबको क्लियर है बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसका फायदा क्या है, और वो किस तरह हमें एकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन में फायदा देती है। क्लासिफिकेशन 2 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी किस तरह की गई है, उसका फायदा क्या है, उसका एम क्या होता है, उसका जो है वो फिर टेक्सोनोमिक रैंक्स में उसको बाकायदा कार्लेनेस, और उसके बाद 1977 में डोमेन से लेके स्पीशीज 8 कैटेगरीज में किस तरह डिवाइड किया गया, ये सारा आज हमने कवर किया है। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे चलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।